चुनाव में गणित जो बैठाया जाता है उसमें जाति का बड़ा महत्व है और ये चुनाव दर चुनाव साबित हो चुका है। वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, आमतौर पे माना जाता है कि उत्तर भारत में जाति समीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं चुनावी राजनीति के लिए, लेकिन दरअसल अभी हाल में संपन्न चुनाव कर्नाटक में आपने देखा, तमिलनाडु में चले जाइए या और कहीं भी जाइए, पूरे देश में ये एक हकीकत है जिसको राजनीतिक दल बहुत अच्छे से समझते हैं और जनता भी स्वीकार करती है कि एक स्वाभाविक रुझान होता है जाति मतदान के समय या कास्ट का एक प्राइड। ये एक आवश्यक बुराई या कड़वी सच्चाई कह लीजिए आप राजनीति की। तो उत्तर प्रदेश, बिहार या तमाम राजनीतिक जो हलके हैं जहाँ पे चुनाव से पहले ये गणित राजनेता लोग बैठाते हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो INDA अलायंस हो चाहे NDA हो, ये कवायद होती है। तो 2 दिन पहले अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब वो स्वर्गवासी हो गए कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि, दूसरी पुण्यतिथि पर एक आयोजन किया गया और उस आयोजन के दिन को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया गया और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे और पूरा मतलब उत्तर प्रदेश या देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री अमित शाह जी की अगुवाई में मौजूद थे और वहाँ पे एक संकल्प लिया गया कि 80 सीटों पर चुनाव जीतना है और कल्याण सिंह ने जो कार्य शुरू किए थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी। अब इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझिए आप। कल्याण सिंह जी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने मंडल और कमंडल को एक साथ लिया और बहुत पुराने नेता थे। जिन लोगों को थोड़ा सा राजनीतिक दिलचस्पी होगी उनको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब वो CM थे तो उस समय बहुत सारे ऐसे काम हुए और अयोध्या का वो ढांचा भी उन्हीं के शासनकाल में गिरा था। तो जो लड़ाई है पूरी OBC की, उसमें माइनस यादव, एक्स यादव OBC, यानी वो यादव हटा दीजिए आप, तो जो बाकी OBC हैं उनको अपनी तरफ साधने में बीजेपी ने काफ़ी हद तक सफलता हासिल की है। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी 37% वोट लेके खड़ी है। उसमें PDA का फार्मूला वो चला रहे हैं आजकल। PDA का एब्रिविएशन ये है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। तो इसकी काट के तौर पर क्या बीजेपी एक नए प्रतीक के रूप में कल्याण सिंह को पेश कर रही है कि वो पिछड़ों के नेता भी थे बहुत बड़े और वो हिंदुओं के भी, भगवान राम के भी बड़े भक्त कह दिए आप, क्योंकि उनके ज़माने में ही वो अयोध्या की घटना हुई थी और उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी। 1991 में सरकार बनी थी, 222 सीटें जीत के आए थे और उसमें कल्याण सिंह के योगदान को कोई भूल नहीं सकता। लेकिन वो सरकार ढांचा गिरते ही उन्होंने इस्तीफा दिया और कभी उसको गिल्ट के रूप में उन्होंने नहीं लिया, जबकि बहुत सारी चीज़ें हुई और वो कहते थे हमें उसका कोई गिल्ट नहीं है। तो एक प्रतीक के तौर पे मंडल और कमंडल दोनों को मिक्स करके बीजेपी की कोशिश कर रही है कि इस समीकरण को अच्छे से लोगों के सामने रखे और सिर्फ प्रतीक के तौर पर नहीं, ये सच्चाई है। जितनी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये सब फैक्ट वाली है, इसमें कुछ भी मेरी तरफ से इंटरप्रिटेशन नहीं, ये फैक्चुअली आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या हुआ। तो अमित शाह जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उसी अलीगढ़ की रैली में, जो मैंने उसकी सुने, उसमें तमाम अंश उसके हैं। उन्होंने ये कहा कि पिछड़ों को साथ लेना, गरीब कल्याण और राम मंदिर, ये जो 3 संकल्प हैं जिन पे कल्याण सिंह जी ने बहुत काम किया, उसी काम को आगे बढ़ाया है इस सरकार ने, भाजपा ने। तो वैचारिक रूप से उसकी उत्तराधिकारिता करंट सरकार के पास है और ये उसको आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ से भी ऐसी ही कोशिशें हो रही। तो और ये पूरा ट्रेंड आप पूरे देश में कह सकते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, उस सबको लगता है कि चुनाव जीतने के लिए ग्राउंड पर ये समीकरण अच्छे से
अपने पक्ष में कर लेने के अलावा कोई उपाय है नहीं। तो इसलिए सारे दल लगते हैं। और अब थोड़ा और पीछे चलिए, अभी ज़्यादा पीछे नहीं, मतलब 2016-17 या और थोड़ा पीछे चलिए 12-13, वहाँ से जो कास्ट इक्वेशंस बीजेपी ने यूपी में या दूसरे प्रदेशों में फिट किए, उसमें उनको ज़बरदस्त सफलता मिली है। परिणाम सामने है आपके। यूपी में लगातार सरकारें रिपीट हो रही हैं, केंद्र में रिपीट हो रही हैं, और एक बड़ा तबका एक्स यादव उनके साथ ओबीसी का जुड़ चुका है। क्या 2024 के लिए ये एक बहुत ज़रूरी कदम है जिस पर सभी काम कर रहे हैं? इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, मैं आपका परिचय कराता हूँ। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। विजय त्रिवेदी जी की खासियत ये है कि ये इन्होंने संघ और बीजेपी को बहुत करीब से समझा और 2-3 किताबें भी लिखी हैं। संगम शरणम गच्छामि, मतलब नाम से ही आप समझ जाइए कितनी अंदर की बातें इसमें होंगी। अभय जी हैं जो सामाजिक विश्लेषण करते ही रहते हैं और बड़ी करीब से लिखी, इन्होंने भी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छी किताब भी इन्होंने लिखी जिसको पढ़ना चाहिए लोगों को। हर्षवर्धन जी हैं, प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं और वहाँ की राजनीति को ज़्यादा गहराई से समझते हैं। जाति समीकरण भी आजकल है, अब एक जो अजीब सा एक ट्रेंड चल रहा है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और राहुल वर्मा जी हमारे साथ, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, जो नंबर्स के थ्रू या सोशल रिसर्च के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो समीकरण फिट किए जाते हैं वो क्या है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 4 लोग ब्राह्मण हैं, देख रहे हो दुबे जी, लेकिन विश्लेषण हम लोग करेंगे जातियों का। ये मैंने एक लाइटर नोट पे कहा, इसको सीरियसली कोई न ले। त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी की जो भी मैंने कथा सुनाई, जो भी 2 दिन पहले की हुई, या जो अखिलेश जी बार बार दावा करते हैं कि वो पीडीए के थ्रू जाना चाहते हैं, क्या ये जंग जो 2024 होने वाली वो इसी के सहारे लड़ी जाएगी और यही एक सच्चाई है? बिल्कुल ठीक बात है, जंग इसी के सहारे लड़ी जाएगी, ये सच्चाई है। क्योंकि अब पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है, अगर हम देखें इसको 90s के बाद फिर से कमंडल वर्सेस मंडल पर आ गई है, और इसको मंडल 2 भी कह सकते हैं। क्योंकि जो पार्टीज हिंदू वोट बैंक को अपना साथ का नहीं समझती, उनको लग रहा है कि राम मंदिर का जो निर्माण होगा और प्रतिष्ठा होगी, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को वो बड़ा फायदा होने वाला है। तब उसकी काट मंडल 2 के थ्रू हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को बात समझ में आती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे सेफ साइड क्या है कि उनके पास जो कमंडल का वोट है, यानी हिंदू वोट जिसे आप कहते हैं, वो तो उनके पास है ही, ऑलमोस्ट जितना है। जरूरी नहीं कि 50% है, 60% जो भी है वो उनके पास है। लेकिन जो मंडल का वोट है, जिसे हम समझने में भूल करते हैं, तो सबसे ज्यादा वोट इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। यदि मैं फिगर्स के हिसाब से देखूं कि 2009 से 2019 जो 3 लोकसभा हुए और 10 साल हुए, तो 2009 में ओबीसी वोट जो था भारतीय जनता पार्टी के पास 22% था, वो 2019 में 44% हो गया। और रीजनल पार्टीज के पास जो 51% वोट था वो 41% पर हो गया। कांग्रेस के पास ओबीसी वोट तब 22% था, जो 15% पर आ गया। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोट में अपनी बढ़त बनाई है। जैसे आपने 2012 का जिक्र किया कि अमित शाह साहब जब उत्तर प्रदेश में आए थे 2014 के चुनाव से पहले तैयारी करने के लिए और जनरल सेक्रेटरी बने थे, तो उन्होंने सारा फोकस ही नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित इस पर किया। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने जो अंग्रेजों के जमाने में गजट बना था, गजट नोटिफिकेशन था, उसमें जो जातियां थी उनकी स्टडी की और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ कौन कौन सी जातियां हैं और बीएसपी के साथ कौन कौन सी है, उसके अलावा जितनी पार्टियां हैं उन पर फोकस किया जाए। उन पर फोकस किया गया, उनको निकाला गया, फिर उनके नेताओं को छाटा गया, फिर उनके मंदिर, उनकी पूजा, उनके मेले, वो सब आयोजन करके उस पूरी साइड में से काफी हिस्से को बीजेपी ने अपने साथ ले लिया। एक बड़ा काम ये हुआ। उसका नतीजा है कि आप अभी 2022 के जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें 150 बैकवर्ड एमएलएज हैं, उसमें से 90 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 21 उसमें मिनिस्टर हैं। ऐसे केंद्र में भी 27 मिनिस्टर उसके हैं ओबीसी के, भारतीय जनता पार्टी के। तो अब जैसे आपने शुरू में बात की थी कल्याण सिंह जी का, मैं उनका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि कल्याण सिंह जी कमंडल प्लस मंडल का डेडली कॉम्बिनेशन है। यस, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अपर कास्ट छवि को, ब्राह्मण बलियों की जो पार्टी जिसे आप कहते थे, उसे ओबीसी के साथ जोड़ने में बड़ी मदद की। एक बड़ा मेजर चेंज हुआ था और उसी वजह से उत्तर प्रदेश में जो 91 की सरकार आई थी
उसमें बड़ा काम हुआ। उसके बाद लगातार हुआ है और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तो ये ओबीसी का पूरा फैक्टर ही बदल गया है। फिर अभी जो हाल में रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट अगस्त में ही प्रेसिडेंट को सबमिट की गई है, जो 2017 में बनाया था मोदी सरकार ने, उससे आपको एक और बड़ा फायदा हो रहा है कि ओबीसीज में भी जो पार्टी जातियां जिनको फायदा अभी तक नहीं मिला था, उनके लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। ओबीसी का क्या होगा, उसका एक नई योजना विश्वकर्मा योजना शुरू हो रही है 17 सितंबर से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर। तो उससे भी 7% करीब वोटों का फायदा होगा। 900 से ज्यादा 928 जातियां हैं जिन पर विश्वकर्मा योजना का असर होगा। अब 2633 में से 928 के करीबन जातियां हैं जो विश्वकर्मा योजना से फायदा उठाएंगी, जो कारीगर हैं जिसमें ज्यादातर, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। तो ये जो 44% वोट है, मुझे लगता है वो उससे बढ़ जाएगा। रोहिणी कमीशन ने जो बात कही थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि 97% जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट के और हायर एजुकेशन की जो हमारी वैकेंसीज हैं, वो 90% केवल 25% ओबीसी जातियों के पास है और केवल 10 जातियों के पास ये सारे हिस्से का 25% है। और करीब 900 से ज्यादा जातियां हैं जिनको कुछ मिला ही नहीं है, ना के बराबर है। तो ये पिछड़ों के अंदर जो असमानता हुई, उस पर मोदी सरकार ने फोकस किया और उसका नतीजा आपको आगे मिलेगा। तो उनके पास बेनिफिट है, एक तो एड ऑन कमंडल वाला तो पूरा वोट बैंक है ही, मंडल का जो वोट बैंक है उसको लगातार आएगा। और ये जो सारा इंडिया है, समाजवादी पार्टी, आपने इसका जिक्र किया, तो वो सब भी अब इस पर लगी गए। सीडब्ल्यूसी में खरगे साहब ने वही किया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी जो लोकसभा के लिए कमेटी बनाई है, उसमें से 120 में से 54 ओबीसी हैं। करेक्ट। अब वो केवल यादव नहीं है, उसमें 54 ओबीसी है। तो सभी पार्टियां उससे कर रही हैं। गहलोत साहब ने 21% को बढ़ा के 27% रिजर्वेशन कर दिया है, जुडिशरी में रिजर्वेशन की बात की है। तो अब सब पार्टी सोच रहे हैं कि इस वाले हिस्से को, जिसको हम अब तक नजरअंदाज करते रहे थे, वो हिस्सा अब सबको मिलना चाहिए।